जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अब हम केमिस्ट्री का मेडिकल वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जो कि हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ जियोलाइट। जियोलाइट का फार्मूला क्या होता है? तो हमेशा जियोलाइट का फार्मूला दोस्तों क्या होता है? Na2X रहता है। हमेशा क्या फार्मूला रहता है? Na2X रहता है। जो X की वैल्यू होती है तो वो होती है हमारे पास Al2SiO2.XH2O। तो ये हमेशा याद रखना, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ दी हैवी वाटर। तो हैवी वाटर किसको बोलते हैं दोस्तों? हम हैवी वाटर बोलते हैं हम D2O को। ठीक है, ये D2O सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना था। D2O क्या है हमारा? D2O हमारा है हाइड्रोजन का आइसोटोप्स। ठीक है, जिसके 2 1। ठीक है, इसमें कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं? इसमें 1 न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे हैवी वाटर से बनते हैं। और हैवी वाटर का हम यूज़ किस में करते हैं दोस्तों? न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। ठीक है, किस में यूज़ करते हैं हम? न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है हैवी वाटर से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना था? फॉर्मूला क्या है हैवी वाटर का? D2O। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे H2O। ठीक है, तो हैवी वाटर को हम क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, डी भी बोलते हैं। ठीक है, तो H की जगह क्या यूज़ करते हैं हम? डी का यूज़ करते हैं। तो D2O इसका क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर होता है वो किसकी वजह से होता है? ठीक है, तो वो होता है हमारे पास मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। किसकी वजह से होता है? मैग्नीशियम के कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, हमेशा याद रखना, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से बनता है? बाइकार्बोनेट्स की वजह से। किसकी वजह से बनता है? बाइकार्बोनेट की वजह से बनता है। ठीक है, दूसरा आपका, ठीक है, जो क्लोराइड और मैग्नीशियम के सल्फाइड्स होते हैं उससे क्या बनता है? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर बनता है। क्या बनता है? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर बोलते हैं, बनता है। ठीक है, अब हम टेम्परेरी हार्डनेस को अगर हम रिमूव करेंगे, ठीक है, तो कौन से मेथड से हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं? तो हम इसको 2 मेथडों से रिमूव करते हैं। पहला मेथड हमारे पास बॉइलिंग मेथड। कौन सा मेथड? बॉइलिंग मेथड। ठीक है, और दूसरा मेथड हमारे पास स्लेक्ट लाइम मेथड भी बोलते हैं हम इसको, CaOH2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इन 2 मेथड से हम टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को क्या करते हैं? हम रिमूव करते हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, किसकी वजह से होता है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच इज रेडियो एक्टिव। कौन सा आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होता है? तो हमारे पास कौन सा आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होता है? ट्रिटियम। ठीक है, जिसका हमारे पास मास नंबर 3 होता है और एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। ठीक, आइसोटोप्स क्या होते हैं हमारे पास? जिसका सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट क्या रहता है हमारे पास? मास नंबर रहता है। उसको क्या बोलते हैं हम? आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन से? प्रोटियम को कैसे लिखते हैं? 1 1। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? ड्यूटेरियम 2 1। तीसरा कौन सा होता है हमारे पास? ट्रिटियम। ठीक है, तो प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? प्रोटियम में हमेशा 0 न्यूट्रॉन होते हैं। कितने न्यूट्रॉन होते हैं हमारे पास? 0 न्यूट्रॉन होते हैं प्रोटियम में। ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं हमारे पास? ड्यूटेरियम में रहते हैं हमारे पास 1 न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन रहते हैं इसमें? 1 न्यूट्रॉन रहते हैं। और ट्रिटियम में हमारे पास कितने न्यूट्रॉन रहते हैं? इसमें रहते हैं हमारे पास 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो हमारे पास आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन होता है, जो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव कौन सा होता है हमारे पास? ट्रिटियम रेडियो एक्टिव होता है। जो हमारे पास ड्यूटेरियम होता है वो क्या होता है हमारे पास? हैवी वाटर में यूज होता है। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये क्वेश्चन बनते हैं। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, CaH2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, CaH2 किसका एग्जाम्पल है? तो CaH2 हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड का एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अमॉन्ग द गिवन एल्कली मेटल। एल्कली मेटल्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? तो ये होता है दोस्तों लिथियम। इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में भी रखूँगा। बहुत बार रिपीट भी हुआ है और इस बार भी आने के बहुत ज़्यादा चांस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से लिखूंगा इसको। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है हमारे पास? लिथियम रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। ठीक है,
तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करें, ठीक है। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर करें, लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें। और आप हमारे पास से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम आपके लिए पोल्स ज़रूर डालते हैं। साइकोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ आपको हमारी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको एक बार ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कास्टर कैलनर सेल इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। जो हमारे पास कास्टर कैलनर सेल है वो किसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है? तो वो होता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? NaOH, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। कौन सी एल्कली मेटल यूज होती है फोटो इलेक्ट्रिक सेल के लिए, ठीक है। तो वो थी लिथियम, सोडियम, सीजियम या फ्रेंशियम। तो कौन सा इसका सही आंसर होना था? सीजियम। जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा एल्कली मेटल्स में, वो हमारे पास यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल के लिए। तो सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव कौन सा होता है दोस्तों? सीजियम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। सीजियम को ही हम यूज करते हैं किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक सेल के लिए, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट साइज। किसका हमारे पास लार्जेस्ट साइज होता है? सोडियम Na नेगेटिव, ये क्या है दोस्तों? Na नेगेटिव है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपके पास Na पॉजिटिव है, थर्ड ऑप्शन आपके पास N है, और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ दीज। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा दोस्तों? तो आपको मैं बता दूं, मान लो हमारे पास सोडियम एक एलिमेंट है। सोडियम क्या है? हमारे पास पेरेंट एटम है। तो अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या बनेगा? हमारे पास Na पॉजिटिव बनेगा। और अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? इसमें Na नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों ऑप्शन थे। हमारे को पूछा इन तीनों में से सबसे बड़ा साइज किसका होता है, ठीक है। तो पहले सोडियम दोस्तों, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों? 11 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम का जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, जब हमारे पास इसका पेरेंट एटम था, पेरेंट एटम कौन सा था इसका? हमारे पास पेरेंट एटम था हमारे पास सोडियम, ठीक है। जब सोडियम का पेरेंट एटम था तो जो इसका न्यूक्लियस था वो कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था? 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, ठीक है। जब हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो अब वो जो सोडियम का न्यूक्लियस वो कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। और जब हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, अब सोडियम का न्यूक्लियस कितने इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है? 12 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? देखो यहाँ पे जब Na पॉजिटिव बना तो एक क्या हो गया? इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है। अब जो हमारे पास न्यूक्लियस था वो अब 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना उसके लिए आसान होगा, ठीक है। क्योंकि अब क्या है? 10 है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 11 खींचने पड़ रहे हैं, यहाँ पे कितने खींचने पड़ रहे हैं? 12 खींचने पड़ रहे हैं। तो किसको अच्छे से खींच पाएगा? जो उसके पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है? अच्छे से खींच जाता है, जिसकी वजह से जब वो उनको अच्छे से खींचेगा तो टाइटली खींच देता है, जिसकी वजह से उसका साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। इसलिए हमेशा कैटायन का साइज हमेशा स्मॉलर होता है, किससे? पेरेंट एटम से, ठीक है। और जैसे इसमें क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ठीक है। अब न्यूक्लियस कितने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, क्योंकि इस पे क्या है? नेगेटिव साइन है। तो अब उसको पहले वो 10 को खींच रहा था, तो 10 को तो आसानी से खींच देगा। अब उसका और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 12 इलेक्ट्रॉन को वो उतने आसानी से नहीं खींच पाता, जिसकी वजह से उसका साइज क्या रहता है? बड़ा ही रहता है। तो इसका आंसर क्या होना था? लार्जेस्ट साइज पूछा था तो कौन सा होना था? Na नेगेटिव। अगर पूछा होता स्मॉलेस्ट साइज तो कौन सा होना था? Na पॉजिटिव। तो इससे क्वेश्चन आपको कई बार ऐसे भी आ जाता है कि पेरेंट एटम क्या है इसका? सोडियम, ठीक है। पेरेंट एटम और उसके बाद क्या है हमारे पास? कैटायन और एनायन, ठीक है। इनमें से सबसे बड़ा साइज किसका है? तो एनायन का हमेशा सबसे बड़ा साइज होता है, उसके बाद पेरेंट एटम का और उसके बाद कैटायन का। तो कई ऐसे भी हो सकता है, ये देखो यहाँ पे मैंने एनायन लिखा, ठीक है। इसको एनायन का साइज बड़ा है किससे? पेरेंट एटम से। किससे बड़ा है? पेरेंट एटम से। और पेरेंट एटम का साइज भी बड़ा है किससे? उसके कैटायन से। तो ये क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो ये तीनों चीज़ें आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होना था? लार्जेस्ट साइज किसका? हमारे पास नेगेटिव का, ठीक है। एनायन का हमेशा बड़ा साइज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच शो होना था दोस्तों यहाँ पे, विच शो मैक्सिमम हाइड्रोजन। कौन हमारे पास मैक्सिमम हाइड्रोजन शो करता है? तो ऑप्शन है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किसमें होती है? H2O में, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका H2SE में, नेक्स्ट ऑप्शन है H2S और लास्ट ऑप्शन है HF।
तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है HF में, ठीक है। तो इससे हमारे को कैसे पता चलता है कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में हुई, ये कैसे हमारे को पता चलता है? तो ये पता चलता है हमारे पास कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमारे पास दो कंडीशन ज़रूरी है। पहली कंडीशन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन स्मॉलर इन साइज होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? स्मॉलर इन साइज होना चाहिए, ठीक है। दो कंडीशन बता दी। पहली कंडीशन क्या थी? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। दूसरी क्या थी? स्मॉलर इन साइज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब आप दोस्तों कंपेयर करेंगे H2O और HF, ठीक है, तो देखो दोस्तों फ्लोरीन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन दोस्तों, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में साइज किसका छोटा होता है? फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। तो दूसरी कंडीशन भी ये ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा कौन? HF। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है? HF में होगी, ठीक है, वाटर में नहीं होगी। और उससे कम किस में होगी? HF में होगी, ठीक है। उससे कम किस में होगी दोस्तों? जिनका साइज छोटा होगा, ठीक है। जिसका साइज छोटा होगा इन दोनों में से उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना था? सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में शो कर रहा है? HF शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फजन रूल कोवलेंट बॉन्डिंग इज फेवरेबल फॉर। कोवलेंट बॉन्डिंग किसके फेवर में? स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन, स्मॉल कैटायन एंड स्मॉल एनायन, लार्जर कैटायन एंड लार्जर एनायन, या लार्जर कैटायन एंड स्मॉलर एनायन। तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फजन रूल ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग जब भी होती है कौन सी कंडीशन में होती है? जब कैटायन स्मॉलर हो और एनायन क्या हो? लार्जर हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12th क्वेश्चन, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर इन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आपको बताने कितने उसमें सिग्मा बॉन्ड और कितने उसमें पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो हमारे पास दोस्तों क्या पाई बॉन्ड क्या होते हैं? जो हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे दोस्तों? CH2 को अगर मैं सिर्फ लिखूँ, एक H यहाँ लिख लिया मैंने, एक H यहाँ लिख लिया, ठीक है। बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, फिर से इसके साथ H2, एक H मैंने यहाँ लिख लिया, एक H यहाँ मैंने लिख लिया, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे सिंगल C और H के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, C और H के बीच यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड हो गए। C और H के बीच यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तीन बॉन्ड हो गए सिग्मा बॉन्ड। फिर इस C और H के बीच भी एक सिंगल बॉन्ड है। तो चार हमारे पास क्या हो गए? सिग्मा बॉन्ड हो गए। और एक C और C के बीच भी क्या है? एक सिंगल बॉन्ड है। तो कितने बॉन्ड हो गए हमारे पास? 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और एक क्या है इसमें? पाई बॉन्ड है। एक क्या इसमें? डबल बॉन्ड है। इन दोनों के बीच क्या आपस में डबल बॉन्ड है। तो जो डबल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो एक ही बॉन्ड है डबल बॉन्ड का। तो कितने पाई बॉन्ड हुआ इसमें? एक पाई बॉन्ड हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होना था? 5 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ठीक है दोस्तों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड विच एग्जिस्ट एज अ डाइमर, BCl3, ACl3, CHCl3 एंड CO2। इनमें से डाइमर स्ट्रक्चर कौन बनाता है? तो वो बनाता है हमारे पास ACl3, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस इज। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किससे डिनोट करते हैं? हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड इजकल टू PV/nRT, ठीक है। ये हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है दोस्तों? हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV/nRT। ये होती है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। तो कब ये आइडियल गैस इक्वेशन होगी? जब यहाँ पे क्या होगा? जेड की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। तभी तो nRT परे चले जाएगा। जब nRT परे चल जाएगा तो जेड की वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? PV/nRT बन जाएगा, ठीक है। तो ये कब बना? जब हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी हुई थी? 1 थी। मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना था आइडियल गैस के लिए? 1 था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द यूनिट ऑफ आर डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो हमारे पास आर होता है, आर क्या होता है दोस्तों? हमारे पास गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू 8.314 होती है, ठीक है। तो जो ये किस पे डिपेंड नहीं करता? तो हमारे पास आपने इक्वेशन देखी होगी PV/nRT, ठीक है। ये इक्वेशन आपने सुन रखी है। कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये देखो, P मैंने क्या होता है? प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। V मैंने क्या होता है? वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है।
या और टी मैंने कहा होता है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता, तो ये एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी वी इजिकल टू एन आर टी टी। तो यहाँ से आर की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आर की वैल्यू क्या निकल जाएगी, पी वी अपॉन एन टी निकल जाएगी। तो प्रेशर पे डिपेंड करती है वैल्यू, वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो एनर्जी पे ये वैल्यू डिपेंड नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू दी बॉयज लॉ, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, बॉयज लॉ क्या होता है हमारे पास, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी होता है, या वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी होता है, या वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, या वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। ये हमारे पास चारों ऑप्शन है। तो हमारे पास बॉयज लॉ क्या होता है, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होना था, क्वेश्चन आंसर नंबर 3, ठीक है। 16 का क्वेश्चन आंसर क्या है हमारे पास, सॉरी दोस्तों, वी इज इनवर्सली कहाँ है, बी। क्या आंसर होना था इसका, आंसर नंबर बी, वी इज इनवर्सली अपॉन 1 अपॉन पी, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में था, हमारे पास बी ऑप्शन में था, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसकी इक्वेशन क्या बनती है, कई बार इससे न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी होता है, जब p चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, पी वी बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन जो बनती है P1 V1 विच इज इक्वल टू P2 V2 हमारे पास इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे P और V1 की वैल्यू दे रखी होती है, आपने कई बार V2 की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। या इनमें से 3 वैल्यू दे रखी होगी, एक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मान लो आपने V2 की वैल्यू निकाली, तो V2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2, नीचे क्या चल जाएगा इसके, P2 चल जाएगा। तो ये हमारे पास कई बार न्यूमेरिकल इससे बनने के चांस रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज द सरफेस ऑफ द वाटर, तो क्या करेगा, द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा याद रखना। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन आपको दोस्तों हमारे पास नॉन मेडिकल वालों को भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ये हमारे पास वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की। पर इन्होंने दोस्तों जो ऑप्शन दे रखे वो किस में दे रखे, अर्ग में दे रखे। तो आपको मैं बता दूं, जो 1 जूल होता है वो कितने के बराबर होता है, 10⁻6 अर्ग के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 10⁻6 अर्ग के बराबर होगा। तो अब आप कर लो 6.626 इंटू 10⁻34 था, ठीक है, -34 था। अब इसमें क्या कर देना, कितना आ जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा, ठीक है। तो बेस सेम इनके तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस के 34 और प्लस के 6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 34 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 27 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 6.626 इंटू 10⁻27 अर्ग, ठीक है। तो अगर अर्ग में होगी वैल्यू तो ये इसकी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होगी। अगर आपको जूल में पूछी होगी तो जूल में कितनी होगी, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ये इसकी वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन आपको नॉन मेडिकल वालों को भी आया था। तो 19th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन ए पर्टिकुलर शेल इन द ऑर्डर ऑफ। तो हमेशा याद रखना S P D F। तो अगर एनर्जी पूछा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी दोस्तों, F की होगी। जो आउटर मोस्ट शेल होता है हमारे पास, जैसे जो भी हमारे पास आउटर मोस्ट शेल होगा उसकी सबसे ज़्यादा क्या होती है हमारे पास, एनर्जी होती है। तो आउटर मोस्ट कौन सा, F, तो इसकी सबसे ज़्यादा हमारे पास एनर्जी होती है, ठीक है। तो F की सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम D की होगी, उससे कम P की होगी, उससे कम S की होगी। कई बार ऑप्शन में आपको S यही पूछा होगा, कई बार ऑप्शन में आपको क्या पूछा होगा, S P D और F में से बताओ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो F की सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एन एटम हैज़। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, पहले आपको ये पता होना चाहिए, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट इन्होंने किसकी डिस्कवर की थी, उन्होंने क्या बताया था,
उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में हमें बताया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रदरफोर्ड। ठीक है, तो फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी हम इनको बोलते हैं, नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला था। तो इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? हमारे पास न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो इनकी डिस्कवरी में क्या था हमारे पास? इन्होंने बताया था कि हमारे एटम के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, और जो भी इसका खाली स्पेस, मैक्सिमम जो एटम का स्पेस है वो क्या है? हमारे पास खाली रहता है। एक यहाँ पे एक छोटा सा न्यूक्लियस है और बाकी जो पोर्शन है हमारे पास एटम का वो क्या रहता है? स्मॉल, खाली रहता है। ठीक है, इनसाइड दी एटम क्या रहता है? खाली रहता है। ठीक है, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पे बताया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने किया था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना था? न्यूक्लियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव द डी ब्रॉगली रिलेशनशिप? तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन आपके लिए डी ब्रॉगली इक्वेशन बताता है? ठीक है, तो एच अपॉन एम वी इज इक्वल टू पी, ये वाला, या लैम्डा इजकल टू एच अपॉन एम पी। ठीक है, या लैम्डा इजकल टू एच अपॉन एम पी, और फोर्थ ऑप्शन है आपको लैम्डा एम इजकल टू वी अपॉन पी। तो इसका सही आंसर क्या है हमारे पास? लैम्डा इजकल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, ये हमारे को क्या बताता है? डी ब्रॉगली इक्वेशन बताता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, कई बार ये इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, लैम्डा इजकल टू एच अपॉन पी की फॉर्म में भी होती है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सही होगी। ठीक है, क्योंकि एम मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? मास इंटू वेलोसिटी होती है। तो पी के एम वी की जगह हम क्या भर देते हैं? पी भी भर देते हैं। तो इसकी वैल्यू कई बार लैम्डा इजकल टू एच अपॉन पी बन जाती है। एच क्या है इसमें? हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, लैम्डा क्या है इसमें? वेवलेंथ है। ठीक है, एम वी क्या है? मास और वेलोसिटी है या मोमेंटम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। ठीक है, डी ब्रॉगली ने हमारे पास वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है हमारे पास? आपने सुना होगा विबग्योर, GYOR। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रहती है हमारे पास रेड कलर की। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी रहती है? रेड कलर की। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी रहती है हमारे पास? वॉयलेट कलर की रहती है। ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी रहती है हमारे पास? वॉयलेट कलर की रहती है। सबसे ज़्यादा किसकी रहती है वेवलेंथ? रेड कलर की रहती है। तो वेवलेंथ हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर की है तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेड कलर की। सबसे कम, ध्यान रखना दोस्तों, फ्रीक्वेंसी इस रेड कलर की क्या होती है? सबसे कम होती है। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है रेड कलर की। ठीक है, और वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है? वॉयलेट कलर की। और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? वॉयलेट कलर की। ठीक है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। तो रेड कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होती है? सबसे कम होती है। और वॉयलेट कलर की हमारे पास सबसे कम वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ कॉन्सेप्ट है, ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है, एक और आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी। तो रेड कलर की क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है, रेड कलर की एनर्जी क्या होती रहती है? हमेशा लो होती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, वीक कंजुगेटेड एसिड या वीक कंजुगेट बेस। तो जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो वही हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंजुगेटेड एसिड भी होते हैं। 23 का आंसर होना था हमारे पास ए। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हम कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करें। ठीक है, जल्दी से करें दोस्तों, तब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छोटा सा दिल रिएक्ट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन ए गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल जो होता है हमारे पास वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। तो जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल होता है उसमें क्या होती है दोस्तों? केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, जो हमारे पास घर पे आप घड़ियों में भी सेल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होती है? अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, आप ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, तो जब उनमें कोई केमिकल एनर्जी जब होती है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ को जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट
ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ऑक्सीडेशन क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीडेशन होता है हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या रहता है हमारे पास? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना था। कई बार आपको एक और कॉन्सेप्ट होता है ऑक्सीडेशन का, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होती है हमारे पास? ऑक्सीडेशन कई हमारे पास जो होती है, ऑक्सीडेशन होती है, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या हमारे पास? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या रहता है? हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। तो कई बार ऑप्शन में आपका ये भी हो सकता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो कई बार ऑप्शन में ऐसे भी हो सकता है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यही कॉन्सेप्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन का। अगर हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन करें तो ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है हमारे हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या रहता है? हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। इसको भी याद कर लेना आप, ठीक है। या आप इससे याद रखना, देखो OIL, ठीक है, OLI नहीं, सॉरी दोस्तों, OIL, ऑक्सीडेशन इन लूज। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? लूज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये आपको ट्रिक है याद करने की, ठीक है। तो अगर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो भी क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीडेशन ही होगा। तो इन्होंने क्लासिकल कॉन्सेप्ट से पूछा था, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट से इसका आंसर क्या होना था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज इज नोन एज। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला? इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और जो ऑक्सीडेशन करवाता है उनको क्या बोलते हैं? हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो भी ऑक्सीडेशन कराता है उनको क्या बोलते हैं? हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज कौन सी हुई? जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ठीक है। वैसे ऑक्सीडेशन क्या होती है दोस्तों? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन होती है हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन करवाता है उनको क्या बोलते हैं? हम रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो तभी इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हुआ। इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज क्या हुआ है? रिड्यूसिंग एजेंट हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय। तो इंटरनल एनर्जी जब भी होती है उसको किससे डिटरमाइंड करते हैं? उसको हम कैलोरीमीटर से डिटरमाइंड करते हैं। पर यहाँ पे 2 कैलोरीमीटर दे रखे थे, तो इसको सही आंसर क्या होना था? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होना था, बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एन आइडियल गैस CP एंड CV आर रिलेटेड टू। CP और CV किससे रिलेटेड होते? तो ये कौन सी आइडियल था? CP माइनस CV इजिकल टू R। ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था, CP माइनस CV इजिकल टू R, ठीक है। तो एक रिलेशन दोस्तों आपने सुना होगा, KP इजिकल टू KC RT ऊपर डेल्टा NG, KP और KC का रिलेशनशिप। तो ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है। KP इजिकल टू KC RT की पावर डेल्टा NG, और NG की वैल्यू कैसे निकलती है? हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट देख रखिए। आप एक बार हमारी 25 डेज क्रैश कोर्स की वीडियोस ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने आपको ये सारे एक्सप्रेशन करवा रखे हैं, ठीक है। तो CP/CV का एक्सप्रेशन क्या आता है? CP माइनस CV इजिकल टू R। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1 कैलोरी इज इक्वल टू। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 41.84 जूल, या 10⁻⁷ अर्ग, या 4.2 इंटू 10⁻⁷ अर्ग, या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 कैलोरीज होता है हमारे पास 4.2 जूल के बराबर। पर दोस्तों यहाँ पे जूल ऑप्शन में था नहीं, तो 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल होता है हमारे पास 10⁻⁶ अर्ग के बराबर। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना था? 4.2 इंटू 10⁻⁷ अर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मेटल दैट कैन नॉट डिस्प्ले हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में रखूँगा। इससे आपको मेडिकल में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये था हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज से। कहाँ से क्वेश्चन है? रिएक्टिविटी सीरीज से। तो मैंने अपने, अगर आपने मेरे 25 डेज क्रैश कोर्स की वीडियो नहीं देख रखी है तो वहाँ पे मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ की ट्रिक भी करवा रखी है, ठीक है।
तो मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ की ट्रिक आपको एक बार फिर से करवा देता हूँ, आप ध्यान से इसको अपने पास लिख ले। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी। दोस्तों राइटिंग में थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है, आप बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जैबरा, अ क्यूट जैबरा, एक प्यारा सा जैबरा है। आई लाइक हर, आई लाइक हर, हर चाहे हिम जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है दोस्तों। तो आई लाइक हिम चाहे आई लाइक हर। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जैबरा, आई लाइक हर, कॉल माई स्मार्टेस्ट गर्ल। इसके आगे क्या है दोस्तों, कॉल माई स्मार्टेस्ट, SMARTEST, कॉल माई स्मार्टेस्ट गर्ल, ठीक है। ये बस आपने याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ एक बार। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जैबरा, आई लाइक हर, कॉल माई स्मार्टेस्ट गर्ल। तो एक बार लिख लेता हूँ मैं। पी में से क्या हुआ, पोटाशियम, के, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्लीज़ स्टॉप, एस मैंने क्या हुआ, सोडियम, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी। CA मैंने क्या हुआ, कैल्शियम, ठीक है। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी मैंने क्या हुआ, मैग्नीशियम, ठीक है। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट, मैंने क्या हुआ, एल्यूमिनियम, क्यूट मैंने क्या हुआ दोस्तों, कार्बन, ठीक है, CARBON, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना अ क्यूट कार्बन। क्या था, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जैबरा, जैबरा मैंने क्या हुआ, जिंक, ठीक है। अ क्यूट जैबरा। आई मैंने क्या हुआ, आयरन, आयरन को क्या लिखते हैं हम, Fe, ठीक है। आई लाइक, लाइक मैंने क्या हुआ, एल मैंने क्या हुआ, PB, लेड, लेड मैंने क्या हुआ, लेड, लेड को क्या लिखते हैं हम, PB। आई लाइक हर मैंने क्या हुआ, हाइड्रोजन, ठीक है। कॉल माई, कॉल मैंने क्या हुआ, कॉपर, Cu, कॉल माई, माई मैंने हुआ मरकरी, ठीक है। मरकरी को क्या लिखते हैं हम, Hg। कॉल माई स्मार्टेस्ट, स्मार्टेस्ट को सिल्वर, सिल्वर को क्या लिखते हैं हम, Au, सिल्वर को Ag, और कॉल माई स्मार्टेस्ट गर्ल, गर्ल को क्या लिखेंगे हम, Au, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना आपने दोस्तों, ठीक है। तो इन्होंने पूछा था कि इनमें से कौन सी मेटल जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो H क्या था हमारे पास, रुको दोस्तों, HCl को कौन सी मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकती, तो H यहाँ पे, ठीक है। तो इससे जो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और सबसे कम कौन सा होता है, Au, ठीक है। सबसे कम कौन सा होता है, Au, सॉरी दोस्तों यहाँ पे Au और Ag होगा थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, ये देख लेना, ठीक है। तो सबसे कम कौन सा हुआ, Ag हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ, सोडियम, ठीक है। तो इससे जो पीछे वाले होंगे, हाइड्रोजन से पीछे वाले, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, जो हाइड्रोजन से आगे वाले होंगे वो सबसे कम रिएक्टिव होंगे। तो ऑप्शन में क्या क्या था दोस्तों हमारे पास, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और जिंक। तो देखो दोस्तों एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम भी क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारे पास, आयरन, आयरन भी क्या है दोस्तों, यहाँ पे आयरन भी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जिंक, जिंक भी कहाँ है दोस्तों, हाइड्रोजन से पीछे, ये सारे हाइड्रोजन से पीछे थे, तो ये सारे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, क्योंकि ये सारे क्या है, मोर रिएक्टिव है। पर कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, ठीक है। हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है क्या, कॉपर में, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर से। तो जो कॉपर हमारे पास मेटल है वो हमेशा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो जो कम रिएक्टिव होते हैं वो कभी डिस्प्लेस नहीं कर पाते अपने हायर रिएक्टिव को, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ए भी दोस्तों, FeSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन होगी या CuSO4 प्लस Fe, इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। कई बार इस टाइप में क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। क्या रिएक्शन, मैं एक बार आपको फिर से लिख देता हूँ, क्या रिएक्शन थी, FeSO4 प्लस Cu, और दूसरी रिएक्शन थी CuSO4 प्लस Fe। इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज से जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस करेगा। अब कॉपर, अगर कॉपर और आयरन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है, तो कॉपर कभी भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। पर यहाँ पे दोस्तों देखो आयरन और कॉपर, इसमें आयरन ज़्यादा रिएक्टिव, तो आयरन क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा प्लस Cu बन जाएगा। पर यहाँ पे कोई नो रिएक्शन होएगी, ये आपस में कभी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसका आंसर क्या होना था, कॉपर होना था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैंने अपनी 25 डेज क्रैश कोर्स वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है रिएक्टिविटी सीरीज़, तो आप वहां जाकर एक बार ज़रूर चेक कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट में एक छोटा सा दिल आप ज़रूर रिएक्ट करना, इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो आप ज़रूर रिएक्ट करना कमेंट बॉक्स में दिल, ठीक है, एक हार्ट जैसा। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।